हेलो एवरीवन। आज से हम एमपीपीएससी मेंस और प्री के लिए करंट अफेयर की तैयारी करेंगे। जो कि करंट अफेयर जो रहेगा वो मुख्य रूप से मेंस परीक्षा के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए ही डेडिकेटेड होगा। इसमें प्री के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे जो कि प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन प्री के लिए इसके अलावा भी क्वेश्चंस या करंट अफेयर पढ़ने होंगे। ये मुख्य रूप से जो मेंस की एग्ज़ाम होगा उसमें करंट अफेयर को अपन कैसे इंक्लूड कर सकते हैं और किस तरह मेंस में करंट अफेयर को इंक्लूड करके आंसर राइटिंग कर सकते हैं, जो कि बेहतर होगा। तो जो पहला क्वेश्चन अमन ने लिया है वो है, रोजगार सेतु योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मध्य प्रदेश। इसके अलावा ये क्वेश्चन किसके लिए किया गया है ये भी प्री में पूछा जा सकता है कि रोजगार सेतु योजना किसके ऊपर है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये योजना है क्या। तो रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए योजना लाया गया है। इंपॉर्टेंट ये है किसके लिए लाया गया है, प्रवासी श्रमिकों के लिए। ये भी पूछा जा सकता है कि योजना किसके लिए लाया गया है और प्रवासी श्रमिकों को किस तरह से लाभ देगा, इसका लक्ष्य क्या होगा इस योजना का। तो प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगा। ठीक है, और योजना किस कैसे मदद करेगी, तो ये सरकार के द्वारा प्रदेश के सभी कुशल श्रमिकों को एक मंच पर लाएगा, जिसके पश्चात उन्हें उन लोगों के साथ जोड़ा जाएगा जिन्हें उस कौशल की जरूरत है। जिन्हें उस कौशल की जरूरत है, तो एक तरह से एक मंच बनाया जाएगा सरकार के द्वारा जहां पर वो पंजीकरण कर सकते हैं, जो कि प्रवासी श्रमिक हैं जो बाहर से आए हुए हैं, जिन्होंने अपने रोजगार खो दिए हैं इस लॉकडाउन में या फिर ये कोविड-19 महामारी के दौरान। तो वो अपना जो पंजीयन है वो एक निश्चित प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं, जहां से सरकार उन्हें या नियोजक या नियोक्ताओं के साथ सीधे बात करेगी और उन्हें उस तरह से रोजगार देगी कि जहां पर उनकी ज़रूरत है। तो इस तरह से एक तरह से लिंक या सेतु के रूप में कार्य करेगा। साथ ही सरकार श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच सेतु का कार्य करेगी, जिससे दोनों को लाभ मिलेगा तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। अगर यहाँ के सभी नागरिकों को रोजगार मिलता है तो वो क्या होगा, उससे राज्य का जो अर्थव्यवस्था है वो बूस्ट करेगा, राज्य के अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार की जो परेशानी चली आ रही है, रोजगार जो बेरोजगारी की सबसे बड़ा अभी मार झेल रहा है सरकार या फिर राज्य, उसमें कमी आएगी, उसमें गिरावट आएगी। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी इस योजना के तहत। अगर ये योजना सफल होता है और इसमें जो प्रवासी मजदूर हैं उनको वास्तव में रोजगार दिला पाती है सरकार, तो ये योजना सफल माना जाएगा। अब रोजगार सेतु योजना का महत्व क्या है, तो उद्योगों के लिए श्रम शक्ति आवश्यकता को पूरा करेगा। मतलब उद्योगों को कहीं भी नियोजन या नियोजन के लिए जो श्रमिक हैं उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसके लिए सरकार खुद व खुद एक मंच देगी। बस उस मंच पर जाकर अपने ज़रूरत के हिसाब से जिस कौशल के आपको श्रमिक की ज़रूरत है, आप उस कौशल के श्रमिक को अपने यहाँ काम पर बुला सकते हैं और डायरेक्ट आपको किसी भी तरह से न तो आपको कोई एडवर्टाइजमेंट करना है और न ही कहीं पर कोई रोजगार मेला का आयोजन करना है। दूसरी चीज, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा महामारी से उबरने में मदद करेगा। जो कि गरीब लोग या श्रमिक लोग हैं जिनके पास एक निश्चित अमाउंट का आय था, इनकम था, जो कि इस महामारी में छूट गया और इस महामारी की वजह से अब उनके जो जीवन शैली है, ये जीवन दिनचर्या है, उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उससे उन्हें निजात मिलेगा और वो एक तरह से रोजगार में लग पाएंगे और दोबारा अपनी ज़िंदगी शुरू कर पाएंगे। अब ये मुख्य परीक्षा में किस तरह से यूजफुल होगा, इंपॉर्टेंट यही है कि इस योजना को अपन मुख्य परीक्षा में किस तरह यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात तो पेपर थर्ड में कल्याणकारी योजनाओं में जो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं क्या हैं, तो उसमें भी लिया जा सकता है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था का चैप्टर है उसमें स्पष्ट रूप से बेरोजगारी एक चैप्टर है और रोजगार के साधन, तो उसमें भी इसको करंट को ऐड किया जा सकता है और वहाँ पे लिखना होगा, जिससे कि बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसके अलावा जो पेपर टू है उसमें मध्य प्रदेश सरकार की रोजगार की योजनाएं हैं, उसके बारे में आप लिख सकते हैं, जिससे दोनों को आप मिलाकर या फिर जैसा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन के हिसाब से इस योजना को आप उसमें इंक्लूड करते हैं या इस योजना के डाटा को आप उसमें इंक्लूड करते हैं, तो आपका आंसर करंट से अपडेटेड रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार ने वर्तमान में किस बैंक से सड़कों के सुधार हेतु ऋण लिया है? ये सड़कों लिखा है, सड़कों के सुधार हेतु ऋण लिया है। तो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक और इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक के द्वारा ये
ऋण लिया गया है। और कितने का ऋण लिया गया है, तो वो लिया है $490 मिलियन का ऋण लिया गया है, जो कि सड़कों के सुधार हेतु लिया है मध्य प्रदेश शासन ने। ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्री में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने मिलियन डॉलर का ऋण लिया है, तो $490 मिलियन का ऋण लिया है। और किससे लिया है, तो एशियाई विकास बैंक से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है प्री के रूप से। और ये किस लिए लिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों में सुधार के लिए लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की जो सड़क हैं उनमें उनकी स्थिति को सुधार के लिए, और साथ ही साथ जो आधारभूत संरचना है, बुनियादी संरचना है भारत की या फिर मध्य प्रदेश के, उसको मजबूती दिलाने के लिए ये कुल मिला के ऋण लिया गया है। इससे क्या होगा, अगर इस तरह से सड़कों की सुधार होती है तो सड़कों के सुधार से भारत मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को क्या मजबूती मिलेगी या मध्य प्रदेश को इससे क्या फ़ायदा होगा, तो ये फायदा होगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा बारहमाही सड़कों का विकास करना, साथ ही रोजगार के नए अवसरों का सृजन करना। इंपॉर्टेंट यही है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अगर सड़कें ग्रामीण तक रहेंगी तो वो अपनी कृषि उपज को बहुत जल्दी मंडी तक पहुंचा सकेंगे, चाहे वो सब्जी हो या अनाज हो। इस तरह से वो, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट हो, जिसकी वजह से उनके जो जीवन शैली और रोज की जो इनकम है उसके लिए एक मजबूती प्रदान होगा, और साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया रूप मिल सकेगा। और साथ ही साथ जो 12 माह की कनेक्टिविटी रहेगी तो लोगों को अपने जो माल है या फिर जो कृषि से सामान है, सामग्री है, उन्हें बाजार से गांव तक और गांव से बाजार तक दोनों जगह आवाजाही आसानी से हो सकेगा। अब इसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है मुख्य परीक्षा में, तो इसका यूज है पेपर 2 के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें डायरेक्ट एशिया डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन ये हो सकता है कि एशिया डेवलपमेंट बैंक के द्वारा मध्य प्रदेश की सड़कों के सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर का ऋण लिया गया था, साथ ही एशिया डेवलपमेंट बैंक की संरचना के बारे में लिखिए। तो ये पूरा क्वेश्चन हो सकता है 6 नंबर में। इसके अलावा सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में भी हो सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कल्याणकारी योजनाओं के तहत ही माना जाएगा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि ये रोजगार प्रदान कर रहा है, आर्थिक उन्नति कर रहा है, वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देगा, साथ ही साथ लोगों की शहर तक जो कनेक्टिविटी होगी, क्षेत्रीय असमानता जो होगी उसको कम कर सकता है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है, ये निबंध में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो ग्रामीण सड़कें हैं उसको किसी भी तरह से आप जोड़ सकते हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था के निबंध लिखना हो या तकनीकी के ऊपर निबंध लिखना हो या फिर किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर निबंध लिखना हो जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े हों। तो इम्पॉर्टेंट है और ये अगले एग्जाम में आ भी सकता है। ये प्री की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भोपाल में और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में है। और ये पहला है, पूरे देश में पहला ई वेस्ट क्लिनिक है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्री की दृष्टि से और मेंस में भी। तो ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ खोला गया, तो सबसे पहले तो भोपाल के मध्य प्रदेश में। देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा क्लिनिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको पूछा भी जाएगा। अब ये ई वेस्ट क्लीनिंग किस तरह से कार्य करेगा, तो यहाँ पर कचरे का पृथक्करण किया जाएगा। इसके बाद क्या किया जाएगा, जिसके बाद प्रसंस्करण करके उसका निपटान किया जाएगा। मतलब इसमें जो भी मेटल के पार्ट्स हैं उनको निकाल लिया जाएगा और अलग अलग किया जाएगा, और इसके बाद जो वेस्ट है उसका निपटान किया जाएगा, उसे डिग्रेड किया जाएगा, और साथ ही साथ जो मेटल्स के पार्ट हैं उनको दोबारा यूज किया जा सकता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक कचरा आता है उसमें बहुत से पार्ट्स ऐसे होते हैं जो सही होते हैं, जिनको निकाल कर रीयूज किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें घरेलू एवं वाणिज्यिक दोनों इकाइयों को शामिल किया गया है, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है या घरेलू वेस्ट आता है। इसके अलावा जो मार्केट से भी वेस्ट आता है उसे भी शामिल किया गया है इस ई क्लिनिक कचरा में। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है कि अभी मतलब प्रोजेक्ट किस तरह से चल रहा है, तो इसका जो स्थापना किया है वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और भोपाल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। एक तरह से ये ट्रायल बेस में है, मतलब पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये सफल होता है तो इसको आगे कई स्थानों पर खोला जाएगा, और ये प्रोजेक्ट अगर सफल होता है तो इसको मध्य प्रदेश के सभी शहरों में लागू किया जाएगा। सबसे पहले ये पूरे भोपाल में, अन्य स्थानों पर भी इसको प्रचलन में लाया जाएगा।
बहुत बार ई कचरा का डेफिनेशन पूछ लेता है 3 नंबर में। तो ई कचरा का आशय है किसी विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से है जो टूटा फूटा, पुराना, खराब या बेकार होने के कारण फेंक दिया गया है। इनमें से कुछ चीज़ों को रिप्रोसेस की जा सकती है, उन्हें ही ई कचरा या इलेक्ट्रॉनिक कचरा कहा जाता है। अब ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है मुख्य परीक्षा में, ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो साइंस एंड टेक है पेपर 3 में फर्स्ट पार्ट में, उसमें भी इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि वहीं से पूछा जाता है कि ई कचरा क्या है, या ई कचरा के प्रति किस तरह से शासन या प्रशासन कदम उठा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर जब भी पूछा जाएगा ई कचरा के निपटान के लिए क्या किया जा रहा है, तो एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है और इस पूरे योजना को आप लिख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में भी इसको पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था में किस तरह से आप यूज जो रिसाइकलिंग करते हैं अपन, उससे किस तरह से अर्थव्यवस्था को नए जान मिल सकती है और लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। इसके अलावा निबंध में तो ये आएगा ही, क्योंकि ई कचरे के बारे में निबंध डायरेक्ट पूछा जा रहा है आजकल। इसके अलावा इसके निपटान के बारे में, इसके प्रयोग के बारे में, रिसाइकलिंग के बारे में निबंध पूछा जाता है। साथ ही साथ ई कचरा को साइंस एंड टेक में जो विज्ञान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें भी ऐड किया जा सकता है, उनमें भी निबंध लिखा जा सकता है। आपदा प्रबंधन और भूगोल में, मानव भूगोल में भी इसको इंक्लूड किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, मतलब क्वेश्चन किस तरह से आएंगे कि जो जलवायु परिवर्तन है या प्रदूषण है, उसमें किस तरह ई कचरा का प्रभाव पड़ता है, या क्षेत्रीय प्रभाव किस तरह से है जिसकी वजह से ई वेस्ट से वहाँ के मिनरल्स या फिर रिसोर्सेज में प्रदूषण लगातार बढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पहला ई वेस्ट क्लिनिक है तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है प्री की दृष्टि से और मेंस की दृष्टि से तो है ही। अगला जो क्वेश्चन है वो है किस राज्य द्वारा एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू किया गया है। तो इसका भी राइट आंसर मध्य प्रदेश है। इसमें क्या होता है कि जो एफआईआर पहले पुलिस स्टेशन पे होती थी, वो एफआईआर अब डायरेक्ट एक कांस्टेबल या फिर जो एक वेरीफाइड पुलिस ऑफिसर होगा या उनके जो भी कर्मचारी होंगे वो आपके घर आएंगे और आपके जिस स्थान पर आप एफआईआर कराना चाहते हैं वहाँ पर आपका एफआईआर होगा। तो एफआईआर आपके द्वारा योजना कब से शुरू किया गया है, प्री में ये भी पूछ लिया जाता है। तो 11 मई 2020 को इसको शुरू किया गया था। किसके द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और ये देश में पहली बार हो रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ई वेस्ट क्लिनिक भी पहली बार था और ये भी पहली बार है, तो पूछना जायज़ है। इसमें क्या है, वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया है। और कितने पुलिस स्टेशनों में शुरू किया गया है, तो ये किया गया है 23 पुलिस स्टेशनों में। अभी सिर्फ 23 पुलिस स्टेशनों में इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। अगर यहाँ पर ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और बेहतर परिणाम आते हैं तो इसको मध्य प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशनों पर लागू किया जाएगा। एफआईआर आपके द्वार योजना की विशेषता क्या है, मतलब इसमें क्या क्या मुख्य विशेषता हैं। तो ये है किसी व्यक्ति को शिकायत दर्ज कराना है तो पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। हेड कांस्टेबल स्वयं आपके घर आएंगे जो कि नियुक्त किया जाएगा पुलिस विभाग के द्वारा, जो कि ये एफआईआर दर्ज करने के लिए अधिकृत होगा। साथ ही साथ योजना में स्पॉट एफआईआर पंजीकरण में भी सक्षम होगा। जिस स्पॉट में आपके साथ ये एक्सीडेंट होता है या कोई भी घटना होती है तो उस जगह में भी एफआईआर पंजीकरण की जा सकती है और ये वैलिड माना जाएगा। गंभीर मामलों को वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेजा जाएगा, जहां पर एफआईआर के गंभीर मामलों पर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इस पर चिंतन करेंगे और उस पर निर्णय ले सकेंगे। और ये इसे किसने शुरू किया है, तो ये किया है गृह मंत्री द्वारा। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, 112 शुरू किया गया है, जो कि एम्बुलेंस सेवा, अग्निशामक सेवा और इसके बाद पुलिस सेवा प्रदान करेगी एक ही नंबर से। तो ये इसकी विशेषताएं हैं और इम्पोर्टेंट भी है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मुख्य परीक्षा में कहाँ कहाँ पूछा जाएगा, तो पेपर 2 में इसको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, संविधान में। इसके अलावा सुरक्षा के मुद्दे में जो इंटरनल सुरक्षा है या महिला सुरक्षा के मुद्दे में पूछा जा सकता है। और जो पेपर 3 है उसमें सामाजिक कल्याण की योजना में और प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे काम होते हैं उसमें सुचारू एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने या प्रशासन को सुचारू रूप देने के लिए जो कार्य किए जाते हैं शासन के द्वारा, उसमें भी इसका क्वेश्चन बन जाएगा और उसमें भी आप इसको करंट के रूप में लिख सकते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के किस शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है और बाद में ये विश्व धरोहर के
स्थल की सूची में शामिल होगा तो अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, ओरछा। ठीक है, इसका मुख्य बिंदु क्या है, तो ओरछा नामक शहर की वास्तुकला धरोहर को यूनेस्को के संभावित विश्व धरोहर स्थलों पर शामिल किया गया है। इसका प्रस्ताव किसने दिया था, क्योंकि सबसे पहले जो विश्व धरोहर स्थल के होते हैं तो उसके संभावित प्रस्ताव किया जाता है, तो वो किया गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं कि जो ओरछा शहर है उसके वास्तुकला को विश्व धरोहर की जो मान्यता है उसमें दिलाने के लिए किसने सिफारिश किया है, तो वो किया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। अब यूनेस्को के क्या नियम होते हैं, किसी धरोहर स्थल को उसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया जाएगा तो उसके लिए क्या किया जाएगा। तो धरोहर स्थल के लिए पहले किसी धरोहर अथवा ऐतिहासिक इमारत को संभावित सूची में होना जरूरी है। सबसे पहले भी किसी भी धरोहर स्थल को धरोहर के संभावित सूची में होना जरूरी है, और वहां से अगर संभावित सूची में उसको मान्यता मिल जाती है तो संभावित सूची के बाद एक बार और प्रस्ताव भेजा जाता है जहां से उसको विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया जाता है। अब ओरछा के बारे में जान लो, तो ओरछा निवारी जिले का एक तहसील है, ये जगह है जो कि सबसे छोटा जिला है। कौन, निवारी जिला, और ये 52वां जिला है मध्य प्रदेश का, और सबसे छोटा जिला है जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से। इसके अलावा कहाँ पे बसा है, तो ये बसा है बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर है। कौन, ओरछा। नगर का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी इसको पूछा जा सकता है। नगर का निर्माण बुंदेला राजवंश या राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो ये किया गया था 16वीं शताब्दी में। प्राचीन नगर है। इसके अलावा चतुर्भुज मंदिर, ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स और राजा महल, ये एक प्राचीन इमारतें हैं जिसके वजह से इसको विश्व धरोहर के स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त होगा। विश्व धरोहर भारत में कितने हैं, तो अभी तक भारत में 37 विश्व धरोहर हैं। उसमें से अगर ओरछा शामिल होता है तो ये 38वां होगा। और मध्य प्रदेश में अभी तक कितने विश्व धरोहर स्थल हैं, तो वो हैं 3, सांची, भीमबेटका और खजुराहो। ये डायरेक्ट प्री के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विश्व धरोहर स्थल कौन से हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कितने धरोहर स्थल हैं, तो अभी 3 हैं। अगर ओरछा शामिल होता है तो ये 4 हो जाएंगे। अगला है कि इसको मुख्य परीक्षा में किस तरह से यूज होगा, या कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मध्य प्रदेश का इतिहास में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ओरछा के विकास या ओरछा के प्राचीन इतिहास के बारे में बताइए। इसके अलावा राजवंश के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि अभी वर्तमान करंट में है, तो इसके करंट के साथ आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ओरछा शहर के बारे में पूछा जा सकता है, पर्यटन के बारे में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना में ओरछा को पूछा जा सकता है क्योंकि निवाड़ी नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, तो इसके सभी चीज़ों को पूछा जा सकता है। सबसे छोटा जिला है जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टि से। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी पूछा जा सकता है, यूनेस्को को, साथ ही साथ यूनेस्को के साथ इसको भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में मध्य प्रदेश का चौथा विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, और यूनेस्को का किस तरह से इस विश्व धरोहर स्थलों के संरक्षण हेतु कार्य कर रही है। इसके अलावा पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों में मध्य प्रदेश के संदर्भ में पेपर 3 में भी पूछा जाएगा, जहाँ की अर्थव्यवस्था का पेपर 3 में दिया है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में पहली बार बड़े पैमाने में काजू के बगीचे लगाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बैतूल इसका आंसर, या बैतूल में सबसे ज़्यादा काजू के बगीचे लगाए गए हैं, वो किस राज्य में है या किस राज्य में बैतूल स्थित है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। काजू लगाने के पीछे क्या रीजन है, तो इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि काजू को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है जो कि बैतूल जिले में उत्पादित किया जाएगा। अभी शुरुआत में 400 एकड़ भूमि पर लगाया गया है काजू की फसल, जो कि 3 साल बाद से ही फसल देना शुरू कर देते हैं। बाद में 5000 एकड़ तक इसका लक्ष्य है, इसका टारगेट है इसको फैलाने का। ये वेंगुर्ला 47 प्रजाति की है। कौन, काजू, वेंगुर्ला 47 प्रजाति की काजू बैतूल के जलवायु के लिए उपयुक्त है, और बैतूल के जलवायु के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, वेरुंगला 47 प्रजाति। इसका मतलब कहाँ पर ये प्लांट लगाए गए हैं, तो ये मुख्यतः बैतूल जिले के बहुत सारे जो ग्रामीण कृषक हैं उनकी जो बंजर भूमि है वहाँ पर लगाया गया है, और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी 400 एकड़ में ही इसको लगाया गया है। अब इसको किसने बताया कि वहाँ पे काजू की फसल हो सकती है, तो ये बताया था भारत सरकार के काजू बोर्ड और उद्यानिकी वैज्ञानिकों ने सही माना, और यहाँ के जो जलवायु है उसका अध्ययन कर कर बताया कि ये सबसे उत्तम जगह है काहे के लिए,
इस तरह जो जिले में काजू का उत्पादन होगा उसके मार्केटिंग भी किसके द्वारा किया जाएगा, तो वो किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, और वो जिले स्तर पर ही किया जाएगा और वहीं से उसकी मार्केटिंग होगा और वहीं से काजू की फसल को बेचा जाएगा। और एक तरह से ये नकदी फसल है जिसमें किसानों का आय बढ़ेगा, किसानों की आय बहुत जल्दी बढ़ सकता है अगर काजू की फसल अच्छी होने लगती है। ये एक उन्नत कृषि को बढ़ाने का या उन्नत कृषि को अपनाने का एक तरीका है। खासकर अगर रोजगार की बात करें तो अगर कृषि में उन्नति होगी तो ये मार्केटिंग भी बढ़ेगा, साथ ही साथ वहाँ का दायरा भी बढ़ेगा, और इसके अलावा अगर उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार की स्थिति भी बढ़ेगी और लोगों के पास आय के साधन ज़्यादा होंगे, क्योंकि काजू की फसल फसल बहुत महंगी बिकती है मार्केट में। और साथ ही साथ काजू के उत्पादन जो है वो किस तरह से होते आए, जिसकी वजह से किसानों का जो वर्तमान में उत्पादन है वो तो किसी खुद के खेत पर ही डिपेंडेंट है। मतलब उन्हें बंजर भूमि से अगर एक अच्छा इनकम मिलता है तो वो उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगा, और साथ ही साथ उनकी जीवन शैली या फिर उनके जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा, और वो कृषि में नए नए स्रोतों को ला पाएंगे और नवीन कृषि को अपना पाएंगे। अब मुख्य परीक्षा में कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस पे, तो जो मध्य प्रदेश कृषि है उसके अंदर ये बन सकता है कि मध्य प्रदेश में काजू की कृषि के लिए उन्नत कृषि किस तरह से अपनाया जा सकता है, या फिर बैतूल जिले की जलवायु के बारे में बताएं, वो किस तरह काजू के लिए उपयुक्त है। और साथ ही जो पेपर थर्ड है उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय के स्रोत में, ये दोनों में पूछा जा सकता है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरह से अपन वहाँ की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकते हैं या उनको बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको एग्जाम्पल की तरह में ले सकते हैं कि जिस तरह से हम नई कृषि को, उन्नत कृषि को अपनाते हैं, जिस तरह की बैतूल जिले में अपनाया गया है कि काजू के उत्पादन के लिए उन्नत कृषि को अपनाया गया है, जो कि एक जायद फसल है या नकदी फसल है, जो कि किसानों के आय में साथ साथ वहाँ के व्यक्ति के आय में लगातार वृद्धि करती है। तो इस तरह के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलता है और वहाँ के किसानों की आय लगातार दुगना होती है। नवीन कृषि तकनीक पेपर थर्ड में, और खाद्य प्रसंस्करण पेपर टू में, यहाँ भी आपको ये पोस्ट मिल जाएंगे और यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ये काजू की खेती इतने बड़े पैमाने पर लगाने की सरकार की योजना चल रही है और मध्य प्रदेश की है, तो मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किन के लिए चलाया गया है। इंपॉर्टेंट यही है किन के लिए चलाया गया है। इसके अलावा प्री में दूसरे टाइप के क्वेश्चन बन सकता है कि ये कितने अमाउंट के लिए चलाया गया है और इसमें किस किस को शामिल किया गया है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये है, फुटपाथ पर रेडी पटरी लगाने वाले लोगों के लिए ये चलाया गया है कौन सा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। अब प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के मुख्य बिंदु क्या है, मतलब किस तरह से कार्य करेगी या कितना इस पर फायदा होगा, कितना हानि होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये किसके लिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है, रेडी पटरी पर लगाने वाले लोगों को सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने हेतु ये लाया गया है। सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लाया गया है। अब ये रेडी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराएगा। छोटी राशि तो कितना छोटी राशि का कर्ज देगा, तो अधिकतम 10,000 रुपये तक का कर्ज देगा। कारोबार शुरू करने में एक तरह से मदद होगा इससे, और ये लोन आसान शर्तों में दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी गारंटी की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसके रीपे के लिए आपको फोर्स किया जाएगा। ये एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन है जिस पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। अगर आप इस लोन का भुगतान समय पर करते हैं तो आपको ब्याज दरों में अधिक छूट मिलेगा। साथ ही साथ सरकार इस पर 5,000 करोड़ रुपए की राशि का घोषणा किया है या भुगतान करेगी, इतना लोन बांटेगी। तो इसमें पात्र व्यक्ति कौन कौन है, तो सड़क किनारे ठेले पर दुकान चलाने वाले, फल सब्जी लॉन्ड्री सैलून पान की दुकान चलाने वाले, ये सभी व्यक्ति इस पे एलिजिबल हैं और इनको किसी प्रकार की गारंटी नहीं मांगी जाएगी। और कितने तक का लोन ले सकते हैं ये, तो 10,000 तक की लोन इनको मिल सकता है। अब मुख्य परीक्षा की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है, तो वित्तीय समावेशन, ये अपना बैंकिंग अर्थव्यवस्था के चैप्टर में है और बैंकिंग, तो इसमें पूछा जा सकता है कि वित्तीय समावेशन के दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किस प्रकार कारगर है, या आप मध्य वित्तीय समावेशन, या महिला के वित्तीय समावेशन, या गरीबों के वित्तीय समावेशन की बात किया जाएगा तो उसमें भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट आंसर बन जाएगा। सामाजिक कल्याण योजना, आर्थिक विकास, मानव संसाधन,
इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानव संसाधन में भी आप इसको लिख सकते हैं किस तरह से कि एक कुशल मानव संसाधन को रोजगार दिलाने के लिए उसके इनिशियल स्टेज में आप उसको रोजगार में सहायता देते हैं ताकि वो लोन को आसान शर्तों में शुरू करके अपने कारोबार को बढ़ा सके। इसके अलावा गरीबी निवारण और भुखमरी, ये दोनों में भी इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो जो है कि गरीबी निवारण में किस तरह से है, तो किसी रेडी वाले को अगर वो धंधा शुरू करने के लिए सरकार मदद कर रही है तो वो डायरेक्ट उसके गरीबी निवारण के लिए ही जिम्मेदार होगा। इसलिए जिम्मेदार होगा क्योंकि अगर उसका धंधा अगर वो करता है तो उसको एक तरह से रोजगार मिलेगा और उस रोजगार से वह अपनी आर्थिक स्थिति या आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा पाएगा। इसके अलावा बहुत फेमस योजना आया है, वन नेशन वन कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई है, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो ये किया गया था 1 जून 2020 को, इसका डेट भी पूछा जा सकता है, तो इम्पॉर्टेंट है। अब इसके मुख्य बिंदु क्या है, तो 1 जून 2020 से 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। कितने राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, तो 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इन दोनों को मिलाकर 20 होते हैं, ठीक है। 2021 के अंत तक पूरे भारत में लागू होगा। वन नेशन वन कार्ड योजना क्या है, यही पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वन नेशन वन कार्ड योजना के बारे में बताइए या इसको एक्सप्लेन करो। तो इसका अर्थ क्या है, एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल देश के सभी हिस्सों में किया जा सकता है, उसको दूसरे राशन कार्ड हर स्टेट बदलने पर नहीं बनवाने की आवश्यकता होगी। एक नागरिक एक कार्ड पूरे देश में होगा। राशन कार्ड धारक पूरे देश में कहीं से भी राशन ले सकेगा और राशन की दुकान पे जितने भी केंद्र सरकार की योजना हो उनका लाभ ले सकता है। सरकारी सरकारी दुकान से कम कीमत पर राशन प्राप्त कर सकेगा। केंद्र सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसी राज्य द्वारा संचालित योजना को अन्य राज्य के लाभार्थियों को लाभ नहीं मिलेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, बहुत सारे राज्य अपने स्तर से ये योजना चला रही हैं जिसमें राशन बंटवाई जा रही हैं, केरोसिन बंटवाई जा रही हैं और उनके अलग अलग कमीशंस हैं। अगर इसको एक जैसे किया जाता है तो इसमें ये परेशानी आएगी कि इन राज्यों के बीच में समन्वय कैसे स्थापित हो पाएगा, क्योंकि एक राज्य की जो योजना है वो अपने राज्य के नागरिकों के लिए है, ना कि दूसरे राज्य के नागरिकों के लिए। योजना का महत्व क्या है, तो योजना का महत्व है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी लोगों को अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट यही है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ही ये डिसीजन लिया गया है वन पेंशन वन कार्ड, ठीक है, वन नेशन वन कार्ड योजना का। अब योजना के तहत क्या है, किन किन को फायदा मिलेगा, तो गरीब, मजदूर, प्रवासी लोगों को मदद मिलेगा और एक से अधिक राशन कार्ड बनवाने वाले या रखने वाले लोगों पर अंकुश लगाया जाएगा या अंकुश अपने आप ही लग जाएगा। अब इसके चुनौती क्या है, राज्य में अपने अपने नियम है क्योंकि राज्य स्तर का सिफारिश है, राज्य की विषय है, तो इसमें राज्य को अपने नियम में यह तो तब्दील करनी पड़ेगी और केंद्र सरकार के नियम के साथ मिलकर कार्य करना होगा। यह तो ऐसा नहीं होता है तो अलग अलग नियमों में काम करने में परेशानी आएगी, साथ ही साथ इससे भ्रष्टाचार, जमाखोरी को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य इनसे संघवाद के खिलाफ मानते हैं, मतलब राज्य से अगर पूछा जाता है कि आप इस योजना के साथ हैं या खिलाफ हैं तो वो संघवाद के खिलाफ मानते हैं। इसमें लागत की बढ़ने की संभावना होती है और दुकानों में भीड़ बढ़ेगा। इसका सिंपल सी योजना है, सरकारी योजना जितने भी कल्याणकारी योजना है या फिर नॉन कल्याणकारी योजना है, जितने भी योजना है वहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि वन नेशन वन कार्ड योजना क्या है। इसके अलावा जन कल्याण के जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। ये वर्तमान में पर्यावरण पर डिपेंड एक रिपोर्ट आई है, उसमें भारत की बहुत ही बुरी स्थिति है, तो ये इसी के ऊपर है रिपोर्ट। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2018 में कौन से स्थान पर था, तो ये था 177वें स्थान पर। तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट है लेकिन अभी भी बहुत पीछे है, एशियाई देशों में इससे पीछे कोई भी देश नहीं है। 180 देशों में 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2018 में 177 में था, जिसको कम करके 168 पे लाया गया है। इसके अलावा डेनमार्क इस योजना में पहले स्थान पर है या इस रिपोर्ट पर पहले स्थान पर है। और
सूचकांक के अनुसार भारत की स्थिति पर्यावरण के मामले में बहुत खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है पर्यावरण के मामले में। आगे है, अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों में से सबसे पीछे भारत है इस रिपोर्ट में। कौन सी रिपोर्ट में? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरणीय स्वास्थ्य भी बहुत खराब है भारतीय परिप्रेक्ष्य में। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र में भी बहुत कम बहुत कम कार्य को किया जा रहा है और भारत सरकार इसके प्रति भी अभी सजग नहीं हो पाया है। विगत 10 वर्षों में ब्लैक कार्बन CO2 ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि हुई है और सतत विकास में हमेशा इसको रोकने का प्रयास किया है। सतत विकास के तहत इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सतत विकास को ही धीरे धीरे ये कमजोर बनाता जा रहा है। सुझाव क्या दिया है इस रिपोर्ट में? तो सुझाव ये है कि भारत सरकार को अपने जो प्रयास हैं जलवायु परिवर्तन में उसको दोगुना करना पड़ेगा। वायु व जल की गुणवत्ता, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर ध्यान देना होगा और साथ ही साथ लोगों में जन जागरूकता फैलाना होगा, जिससे लोग इसके प्रति जागरूक हों और पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आएं। इसके मानदंड क्या होंगे? तो 11 अलग अलग मुद्दों से संबंधित 32 संकेतों को पर विचार किया गया है। यही इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट क्यों, किस बेस पर निकाला गया है? तो 11 अलग अलग मुद्दों पर 32 संकेतों पर एक विचार किया गया है और उस विचार के हिसाब से रिपोर्ट निकाला गया है। जैव विविधता एवं आवास 15%, पारिस्थितिकी सेवाएं 6, वायु गुणवत्ता 20, स्वच्छ एवं पेयजल 16, मत्स्यन 6, जल संसाधन 3, जलवायु परिवर्तन 24, प्रदूषक उत्सर्जन 3, कृषि 3, अतिरिक्त अवशिष्ट प्रबंधन और भारी धातु 2%। 10 साल तक पर्यावरणीय प्रदर्शन का अवलोकन, जलवायु परिवर्तन पर प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस तीव्रता और CO2 इसकी वृद्धि हुई है, इस पर भी नियंत्रण लगाने की बात कही गई है। सूचकांक क्या है? तो येल विश्वविद्यालय सेंटर फॉर टर्नोमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और एक इसके अलावा कोलंबिया विश्वविद्यालय सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस, विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से प्रत्येक 2 वर्षों में ये रिपोर्ट जारी होता है और इस रिपोर्ट का इम्पोर्टेंस बहुत सारी चीज़ों में, निबंध में, पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण के पारिस्थितिकी के बारे में, साथ ही साथ पर्यावरण के वर्तमान सुझाव के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारी योजनाएं, क्योंकि इन्हीं में से कोई योजना पूछा जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा में किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं? तो भूगोल में बनना ही बनना है, जैवमंडल और पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, जलवायु परिवर्तन एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों पर तो पक्का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में निबंध लिख सकते हैं, क्योंकि इस दिन मुझे गाड़ी, और इसके अलावा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के रूप में भी क्वेश्चन बनाएगा। और यहाँ पर निबंध में भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि साइंस एंड टेक से लेके अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से और इसकी प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर सारे टॉपिक्स या सारे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 180 देशों में कौन से नंबर पर है भारत? 168वें स्थान पर है। और सूचकांक में भारत की सभी स्थितियों को बेकार कहा है। सिर्फ एक चीज़ ये याद रखना है कि इस सारी परिस्थितियों में भी भारत अभी कई चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा है, जैसे कि ब्लैक कार्बन CO2 ग्रीन हाउस में लगातार वृद्धि हुई है। यहाँ की जलवायु गुणवत्ता, जल और वायु की जो गुणवत्ता है वो मानक स्तर से काफ़ी खराब है। तो जून के करंट के अफेयर के लिए इतना ही, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्य परीक्षा के लिए, मध्य प्रदेश PSC के मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट थे। साथ ही साथ इसके अलावा जो अन्य इम्पोर्टेंट अगर होंगे जून के, तो उसको अलग से एक लेक्चर बना दिया जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, MPPSC KRM, अगर हिंदी में आप तैयारी कर रहे हैं MPPSC की। तो इसके अलावा अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं और तैयारी करते हैं तो आप ज़रूर विजिट करें भगवती IAS PCS जो चैनल है उसका लिंक मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इंग्लिश में अपनी तैयारी कर सकते हैं। बहुत अच्छा
कंटेंट आपको वहाँ भी मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है और अगर ये करंट अफेयर सीरीज अच्छी लगती है तो इसको शेयर ज़रूर करें और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।